हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये जो हमारी सीरीज है ना, ये एसएससी सीजीएल 2026 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पूरी की पूरी सीरीज में मैं आपको 36 सेट्स दूंगा इंग्लिश के डिस्कशन के। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर किसी ने अपनी एक बेसिक जो तैयारी है वो कर रखी है, या फिर अगर कोई कर भी रहा है, तो इन 36 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको इंग्लिश का एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के इसके अंदर कवर्ड हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन जैसे सवाल है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। ये आपके सामने आ रहा है सेट नंबर 1 एसएससी सीजीएल 2026 इंग्लिश का। तो इसको एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंटोनिम बताना है आपको। वर्ड दिया गया है कस्टोमरी। कस्टोमरी वर्ड पिछली जो 35 शिफ्ट्स हमने डिस्कस करी है ना, उसमें 2-3 बार घुमा है। हर बार इस कस्टमरी शब्द को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई कोई भी चीज अगर कोई किसी रिवाज से हो, किसी कस्टम के अनुसार हो, है ना, जो यूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अनुसार हो, तो उसको हम कहते हैं कस्टमरी। कोई चीज जो रिवाज से हुई है। इसका अगर मुझे विलोम ढूंढना है तो मैं कोई ऐसी चीज ढूंढूंगा जो कि असामान्य तरीके से होती हो, जो कि कस्टमरी ना हो, यानी कि रिवाजों के अनुसार ना होती हो, यूजुअल प्रैक्टिसेस के जरिए ना होती हो। तो ऑप्शंस देखेंगे। पहला वर्ड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सभी को पता होगा, ये सुरक्षा होती है। इसमें हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का एक्शन प्रोटेक्शन। हैबिचुअल क्या होता है? हैबिचुअल आदत होती है, कोई चीज जो कि आप अपनी एक कांस्टेंट हैबिट से करते हैं, वो आपकी हैबिचुअल होती है, आदतन जिसको हम कहते हैं। फैशन, फैशन का भी मतलब आपको पता है। फैशन मतलब फैशन, एक पॉपुलर ट्रेंड, एक पॉपुलर ट्रेंड जो चला हुआ है उसको हम फैशन कह देते हैं। और फिर चौथा है अनयूजुअल। आप लोग मुझे बताओ कि इस अनयूजुअल शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि कॉमन ना हो, जो एक्चुअली में ऑर्डिनरी रूप में देखी जाती हो, ऐसा ना हो, ये असामान्य है। तो असामान्य है। और दूसरी तरफ कस्टमरी, जिसका मतलब था रिवाज के अनुसार। ये दोनों एक दूसरे के विलोम रहेंगे, एंटोनिम रहेंगे। Select the most appropriate option to substitute the underlined part of the following segment. Underlined part है many ups and downs. The playwright has faced many ups and downs in his literary career, which spanned for almost 30 years. जब कभी भी ups and downs की आप रेफरेंस लें, तो उसमें आप बात करते हैं कि जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको हुए, जो अलग अलग चीजों को आपने देखा, जो अलग अलग प्रकार के फॉर्चून्स आपको नजर आए, है ना। अप्स एंड डाउन्स का मतलब मच ट्रूथ एंड फॉल्सहुड जी नहीं, लाइट एंड डार्कनेस जी नहीं, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट जी नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है और बहुत बुरी चीज है। अच्छे और बुरे समय को लेकर ये रेफर करता है। अप्स एंड डाउन्स वही आपका इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम। ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। अगर आप उसको कर पाए, वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज नॉट वेल। पुट द मीटिंग अवे, डायरेक्टर स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए हमें पुट द मीटिंग अवे करना है। तो जब कभी भी आपको मीटिंग को स्थगित करना है, यानी कि कभी और पोस्टपोन करना है, क्योंकि आपके जो डायरेक्टर है उनकी तबीयत खराब है, तो कभी भी किसी भी चीज को अगर आप पोस्टपोन करते हैं या डिले करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट ऑफ। ये फ्रेज यूज करा जाता है। तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए? पुट द मीटिंग अप जी नहीं, पुट द मीटिंग अगेन जी नहीं, पुट द मीटिंग ऑन जी नहीं, पुट द मीटिंग ऑफ, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये जाएगा इसमें। ठीक है। एंटोनिम बताने हैं भाई आपको। आपको जो यहां पर इन्होंने क्या किया, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेट ऑफ एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। एक वर्ड यहां पर आपको दिया है, इस वर्ड के कुछ विलोम शब्दों को आपको इस वाले ब्लैंक में और इस वाले ब्लैंक में, दोनों में भरने के बाद देखना है कि सेंटेंस सबसे सटीक लॉजिकली आपको जो एक सीक्वेंस है वो कहां पर बनाकर दिखा रहा है। तो वर्ड जो इन्होंने पहले दिया है ना, वो है ग्रिसली। पहली चीज आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ग्रिसली का मतलब होता है कोई चीज जो कि भयानक है, ग्रिसली है। मतलब कोई चीज जिससे आपको हॉरर होता हुआ नजर आए, डिस्गस्ट फील हो, आपको भयानक लगे, भय लगे, है ना। जैसे कि कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम कैसे कहते हैं कि भाई जो ग्रिसली सीन था ना एक्सीडेंट का, उससे सब लोग शॉक में है।
तो ये जो घिसली है इसका मतलब है भयानक, भयावह। इसके एंटोनिम हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फिल करना है। द अदर डे जिमी बिहेव्ड विद जैमी एंड दैट वाज क्वाइट फॉर मी। तो जो भी आएगा, जिम्मी बिहेव क्या कर रहा होगा, अच्छा बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि भयानक का एंटोनिम अगर हमें लेकर आना है। तो चलो एक बार देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया रूडली। या रूडली का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के साथ असभ्य तरीके से पेश आते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से आपका बर्ताव करता है, तो ये तो नहीं जाना चाहिए, ये तो आपका एंटोनिम नहीं है भयानक का। डिसगस्टिंग भी इसका एंटोनिम नहीं है। गैसली, डिसगस्टिंग में एक बार देखते हैं, डिसगस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, घिनौना। तो भयानक और घिनौना अगेन एंटोनिम नहीं है। घासली एक वर्ड आपको इन्होंने यहां पर दिया है, इसका मतलब होता है भयानक। तो घासली भी भयानक है, तो ये भी विलोम नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन देखिए, प्लीजेंटली। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के प्रति सुखद होता है, किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, प्लीजिंग हो आपके लिए। तो द अदर डे जिमी बिहेव्ड प्लीजेंटली विद जैमी एंड दैट वाज क्वाइट कंफर्टिंग फॉर मी। मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा कंफर्टिंग थी, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा सांत्वना देने वाली थी। तो ये जो दोनों वर्ड है, क्या ये इस ग्रिजली के एंटोनिमी है जो कि सेंटेंस के अंदर सही तरीके से फिल करे हमने? चलिए, एक्टिव वॉइस में इसको यार कन्वर्ट करना है। हाउ हैव दे बीन ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्टर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मिनिस्टर। मिनिस्टर जी को शुरुआत में ले जाओ। और फिर जो इसमें वर्ब है, क्या है, हैव दे बीन। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। द मिनिस्टर, क्या, अब हाउ तो हाउ रहेगा, पहले प्रश्नवाचक है, तो हाउ हैज द मिनिस्टर, क्योंकि प्रश्नवाचक रखना है तो जो वर्ब है वो द मिनिस्टर से पहले रखनी है। हाउ हैव नहीं आएगा, फिर आपका द मिनिस्टर के अनुसार हैज आएगा। हाउ हैज द मिनिस्टर ऑर्डर्ड, दे का हो जाएगा दैम, तो ये ए वाला ही ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। चलिए, पहला जंबल सेंटेंस है, अरेंज करना है इसको लॉजिकल लॉजिकल मतलब में। टू बिकम सीवियरली सीसिक अ वर्ल्ड टूर बट ही वॉज अ नर्वस फ्लायर एंड टैलेंटेड ही वॉन्ट टू गो ऑन। तो चलो एक बार शुरुआत करते हैं। अ नर्वस फ्लायर अ वर्ल्ड टूर बट ही वॉज, इसमें ही का आपको मतलब नहीं पता चल रहा है कि कौन ही वॉज। आप यहाँ पर एक काम करिए, आप जरा एक बार इससे शुरुआत कीजिए, आपके ही वॉन्टेड टू गो ऑन से। ही वॉन्टेड टू गो ऑन, कहां पर गो ऑन, अ वर्ल्ड टूर। बट ही वॉज क्या हो गया, ही वॉज अ नर्वस फ्लायर एंड टेंडेड टू बिकम सीवियरली सिक। आसान है यार ये भी। ही वॉन्टेड टू गो ऑन, कहां पर गो ऑन, अ वर्ल्ड टूर। बट ही क्या था, वो नर्वस फ्लायर था। तो क्योंकि उसको सी सिकनेस हो जाती है, तो डीबीसीए, देखो आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये चला जाएगा इसके अंदर, है ना। ईडीएम का मतलब बता दीजिए, हाई एंड ड्राई। या पिछले जो आज तक के आपके एसएससी के एग्जाम्स अगर आप उठाकर देखोगे तो पता नहीं कितनी बार इस हाई एंड ड्राई को आप लोगों से पूछ लिया गया है। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है जब आप किसी को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देता है, किसी को मुश्किल स्थिति में छोड़ देना। तो लूसी कंसीटेड कंडक्ट विद हर कलीग्स हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई, मतलब उसने जो हरकतें करी अपने कलीग्स के साथ, उसकी इस वजह से वो मुश्किल परिस्थिति में आ गई। तो हेल्पलेस आपका वर्ड जो यहाँ पर दिया ये सही चला जाएगा भी इसके साथ, है ना। जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो जो उसके कंपनी जो दिवालिया हुई है उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हाई एंड ड्राई हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई अब तो कोई बुरी हालत हो गई है, कंपनी दिवालिया हो गई, तो मुश्किल स्थिति में आ गए वो एम्प्लॉय। इसमें भाई आपको एरर बताना है। सेंटेंस है, ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। यार बैड इंजर्ड क्या होता है, बैडली इंजर्ड बोल दीजिए तो अच्छा रहता। तो यहाँ पर बैडली इंजर्ड आना चाहिए था ना, ये नहीं आना चाहिए था, है ना। तो एडवर्ब भाई आपका ये हमें यूज करना चाहिए था, जो कि किसको, इंजर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब इंजर्ड। फिर से आपके सामने एक सेंटेंस है, इसको देखकर घबराइएगा मत। आधे लोग घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड। अब देखो दिस फिगर आया, यहां से कैसे शुरुआत करें, कौन सी फिगर, दिस फिगर कौन सी फिगर, नहीं आइडिया लग रहा ना, ठीक है। दी यूनाइटेड नेशंस, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको नजर आ रहा है।
वाइल 82 तो ये किसी को कनेक्ट करना होना चाहिए, इट्स स्टिल कंसिडरेबली। देखो शुरुआत तो बी से होगी, ये तो समझ में आ गया, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो और इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। The United Nations reports that India's urban population is growing at a rate of 1.1% annually, while the country's rural population is shrinking at the rate of 0.35% annually. उसके बाद while ये तो नहीं हम यूज करेंगे ना, this figure is predicted, लेकिन इन्होंने देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो आप डी लेकर आओ, फिर बी के बाद डी लेकर आओ। इट इज स्टिल अ कंसिडरेबली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन देन इट इज इन द यूएस दैट रिसाइड्स इन द अर्बन एरियाज, है ना। उसके बाद वाइल 82, क्योंकि देखो यहाँ पर आप यूएस के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, आप यूएस के एक दूसरा डेटा आप दे दीजिएगा कि वाइल 82 ऑफ द अमेरिकन लिव इन द अर्बन सेटिंग्स, ओनली 30% ऑफ द इंडियंस डू सो। अब इसके बाद आप ये बोल सकते हैं दिस फिगर इज प्रेडिक्टेड टू क्लाइम एज द परसेंटेज ऑफ अमेरिकन रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज फॉल्स बाय एवरेज ऑफ 1.6 एनुअली। तो ये पहला वाला जो आपका है भाई ये जाएगा। आप इसकी लेंथ को देखकर कृपया करके ना घबराएं, आप स्टार्टिंग वाला ढूंढें, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें लॉजिकली। जरूरी नहीं है कि आप पहले वाले स्टेटमेंट को ही कनेक्ट करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि वाइल 82% ऑफ द अमेरिकन इंडियंस, सो अब लास्ट में ये जो फिगर की बात पिछले 3 स्टेटमेंट में हुई है वो उन्होंने लास्ट में डाल दिया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स। यार ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एयरप्लेन्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। एविएशन आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चित वर्ड भी है। तो प्रैक्टिस जो होती है फ्लाइंग एरोप्लेन्स की, उनकी स्टडी, उसको एविएशन कहा जाता है, ठीक है। अब बाकी के जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, आजकल आप देखते रहते होगे आपके मोबाइल में अलग अलग प्रकार के एड्स आते रहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी होती है जहां पर आप जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, जो खगोलीय बॉडी होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, इसको खगोल विज्ञान कहेंगे। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है एटमी, इस पर भी देखो पहले चर्चा हुई है, इसको हम रसायन विद्या कहते हैं, रसायन विद्या, एटमी। एक मेडिवल फॉर्चूनर ऑफ केमिस्ट्री होते थे जिसमें कि मैटर का जो पूरा का पूरा काम है उस पर अध्ययन होता था। एकॉस्टिक्स पर भी आपने कॉमनली मतलब डिस्कशन सुना होगा, इसको हम ध्वनि विज्ञान कह देंगे। इसमें आप स्वरों के ज्ञान का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं साउंड की, एकॉस्टिक्स। फिल करना है ब्लैंक के अंदर आपको होमोफोन। होमोफोन मतलब एक स्वर में आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए, सेंट 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 सेंट, चारों होमोफोन है। लेकिन इस स्टेटमेंट में कौन सा जाएगा? द सेंट ऑफ फ्लावर्स। भाई फ्लावर्स की जो सेंट होती है यानी जो खुशबू होती है वो ये वाली सेंट होती है, सुगंध जो होती है। ये सेंट क्या होता है? सेंट होता है आपका जो 100 है ना, जो 100 मतलब 100। सेंट मतलब किसी को भेज देना, सेंट मतलब संत जी हैं ये। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार में से ढूंढना है। पहला है एम्बेरस, एम्बेरस, 2 आर आ गए, 2 एस आ गए, बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक स्पेल्ड है। नेशनल बिल्कुल ठीक स्पेल्ड है। ये देखो ये कन्वीनियंट इन्होंने गलत स्पेलिंग दी है भाई, यहाँ पर करेक्ट क्या होगी? कन वी तक तो आप याद रख लेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ENIENT। तो इन्होंने क्या किया, कन वी, ई आना चाहिए था यहाँ पर ENIENT, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये वाला इनकरेक्टली स्पेल्ड था। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिया गया है उसका आपको सिनोनिम भरना है इस ब्लैंक के अंदर। वर्ड दिया गया है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है दृढ़ता से, कोई चीज जो कि आप फर्मली कंटिन्यू करते हैं ना, वो जो काम है वो डिफिकल्टी और ऑपोजिशन के बाद भी लगातार काम करते हैं, फर्मली किसी काम को करते रहना प्रॉब्लम्स के बावजूद, परसिस्टेंटली उसको कहते हैं। तो ये पहला वर्ड है कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का भी तो मतलब लगातार ही होता है, लगातार करते रहना, तो यही आ जाएगा भाई, शी कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्टेड हिम टू पे द बिल्स। बिल भर दो, बिल भर दो, कॉन्टिन्यूसली ये वाली बात कहती रही वो। एंटोनिम पूछा है, एस्ट्यूट वर्ड है। ये एस्ट्यूट वर्ड इन हमारी 36 शिफ्ट्स के डिस्कशन में कई बार आपका पूछा गया है। एस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी का चतुर होना, है ना, कोई मतलब सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली एसेस कर पाए, समझ पाए, तो दैट कि उसको एडवांटेज होता है। अब इसका विलोम मुझे ढूंढना है। दूसरा स्टूपिड, बेवकूफ, मूर्ख।
तो एक चतुर है दूसरा मूर्ख है, तो एंटोनिम हो गए ना एक दूसरे के, विलोम हो गए। तो यहाँ पर बाकी के वर्ड है, डिस्प्यूट का मतलब आपको पता है, ये विवाद है किसी के बीच का। टेम्पररी मतलब कोई चीज जो कि स्थायी हो, अस्थायी हो, सॉरी स्थायी थोड़ी ना होगी, वो तो परमानेंट होती है ना, स्थायी। अस्थायी होगी टेम्पररी, मतलब वो लिमिटेड टाइम के लिए जो आपका लास्ट करे। इलीगल का मतलब अवैध होता है, तो कोई भी नहीं था, बाकी ये एस्ट्यूट और स्टूपिड एक दूसरे के यहाँ पर एंटोनिम बनते हैं। फिर से ही आपको पैरा जंबल दिए गए हैं। चलो एक बात देखते हैं क्या है। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड इज द ड्यूरिंग द एनालिसिस, one of the primary obstacles encountered during the analysis of controlled dangerous substances. Proof, bloodstain patterns and DNA evidence is the risk of sample contamination from improper handling and collecting methodologies. देखो ये तो पढ़ते पढ़ते ही बन गया। इसमें क्या करा हमने कि भाई वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स, ये स्टार्टिंग आपका स्टेटमेंट लग रहा है ना, हम यहां से शुरुआत करते हैं कि भाई जो प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स में से एक एनकाउंटर करा गया है वो क्या है, किस दौरान, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द सीडीएस, सीडीएस यानी कि कंट्रोल डेंजरस सब्सटेंसेस, तो वो आपने करेक्ट कर लिया। फिर प्रूफ ब्लडस्टेन पैटर्न्स एंड डीएनए एविडेंस, मतलब वो प्रूफ करता है कि जो ब्लडस्टेन पैटर्न और डीएनए एविडेंस है वो क्या है, वो रिस्क है सैंपल कंटामिनेशन का। कहां से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग मेथोडोलॉजी से। तो ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ना, ए सी ई बी डी, ये आपका सही जाएगा इसमें। एंटोनिम बताना है, वर्ड दिया गया है कॉय। क्या कह रहे हो कि सर जी ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। जब कभी भी कॉय वर्ड का यूज हो तो ये होते हैं शाय, जो होते हैं जब आप शाय हो रखे हैं, है ना, तो याद रखेंगे इसको। अब इन्होंने एंटोनिम पूछा है तो शाय वाला वर्ड तो मार्क करना ही नहीं है, एंटोनिम पूछा है क्योंकि। अब एक तो है शाय और दूसरा है जो एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड जो कि मतलब बुलवा लो उससे, कहीं भी घुमवा लो उससे, भग जाएगा इधर उधर। तो कॉय और एक्सट्रोवर्टेड एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। एक तरफ एक आदमी शाय है, दूसरी तरफ वो ले जा रहा है, चलो कहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, मजे करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स टू रिप्लेस। अभी देखो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुल मिलाकर सुपरसीड वर्ड की स्पेलिंग बतानी है। सुपरसीड की जो स्पेलिंग होती है, पहली चीज आप सुपर तो लिख लेंगे, SUPER। अब इसके बाद SEDE लिखना है आपको, सी मत लगाइएगा, SEDE लगाना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, किसी को प्रतिस्थापित करना। मतलब कोई यहाँ पर था, आपने इसको सुपरसीड कर लिया, मतलब आपने इसको पीछे छोड़ दिया, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये सी वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। पैसे वर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब फेमस कंपनी कंडक्टेड द वर्कशॉप फॉर इट्स कस्टमर्स, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, द वर्कशॉप शुरुआत में ले जाओ। द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड आएगा, कंडक्टेड है तो द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड बाय होम, बाय अ फेमस कंपनी, किसके लिए, फॉर इट्स कस्टमर्स, ये बी वाला चला जाएगा इसमें, है ना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, अगर कुछ भी नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा। The chief guest concluded his speech as he requested to stop by the organizers. तो जो चीफ गेस्ट है उसने अपनी स्पीच को कंक्लूड कर दिया, जो कि रिक्वेस्ट करा था उनके ऑर्गेनाइजर्स ने उनको से स्टॉप होने के लिए। एज ही रिक्वेस्टेड नहीं, एज ही वॉज रिक्वेस्टेड। इस चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट करा गया ना, तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे ना तो ही वॉज रिक्वेस्टेड, वो थोड़े ना रिक्वेस्ट कर रहा है, ही वॉज रिक्वेस्टेड, उसको रिक्वेस्ट करा गया कि आप अपनी स्पीच को स्टॉप कर दीजिए ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड वाला ये डी ऑप्शन जाएगा इसमें। इसमें क्या करना है भाई, एरर बताना है। माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम। नेवरदलेस, अब देखो माई सिस्टर एंड आई, बात क्लियर है। वर्क वेरी हार्ड, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। नेवरदलेस, भी जो नेवरदलेस इन्होंने यहां पर यूज किया, ये कंजंक्शन है नेवरदलेस, इसकी जगह पर आप बट यूज कर लेते तो सही रहता, या फिर आप हाउ एवर भी यूज कर सकते हैं। ये मतलब ज्यादा आपको करेक्ट सीक्वेंस बनाते। नेवरदलेस ज्यादातर सेंटेंस की शुरुआत में नजर आता
है ना, जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाता है बाद में जो उसके साथ सेमीकोलन के साथ चीज चल रही होती है। तो यहाँ पर आपके इस वाले पार्ट में एरर है, नेवरदलेस की जगह पर बट या हाउएवर को आप यूज कर सकते थे। चले भाई, हम आ चुके हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। Global warming is a major problem. The result will be the problems created by the rising temperature of the Arctic region. As a result of global warming, in rainfall and plant distribution affect the migration patterns, feeding behavior, and breeding preferences of numerous bird species. The increase in the temperature may also alter ocean currents, which may alter the ecology as a whole. Greenhouse gas emissions are responsible for the ongoing melting of the Arctic. This will result in a loop since greenhouse gases trap the heat in the atmosphere and the additional emissions may the global warming process. Now the only way to reverse the harm is for every person to be environmentally sensitive. This may offer us hope that we will be able to leave a green planet to our future generations who presently appear to face something. इस पैसेज के अंदर इस प्रकार से डिस्कशन हुआ है कि भाई किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है रेनफॉल के ऊपर, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, है क्या नहीं? तो चलो एक बार पहले वाले पार्ट को फिल करने की कोशिश करता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। द रिजल्ट्स विल बी द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द आर्कटिक रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इन रेनफॉल कुछ हुआ है, रेनफॉल के अंदर स्टेबलाइजेशन हुआ है जी नहीं, स्टेबलाइजेशन से तो चीज सही चलती है। फिक्सेशन हुआ है, स्टैग्नेशन हुआ है, देखो स्टैग्नेशन भी इसमें नहीं जाएगा। ऑल्टरेशंस हुए हैं, बदलाव हुए हैं रेनफॉल के अंदर, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन जाएगा भाई। ऑल्ट्रेशन मतलब कुछ, मतलब मॉडिफिकेशन होना, वो आपका इसमें जाएगा। दूसरे पर आइए, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर में ऑल्सो ऑल्टर ओशन करंट्स विच में ऑल्टर द इकोलॉजी एज अ होल, विच में ऑल्टर द ग्रासलैंड इकोलॉजी, बायोस्फीयर इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी और मरीन इकोलॉजी। यार ओशन करंट्स के अंदर आपको यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका मरीन इकोलॉजी एज अ होल इससे का बदल सकती है ना, समुद्री जलीय जो है। तो ओशन करंट का प्रभाव तो मरीन इकोलॉजी पर यहाँ पर बताया गया होगा ना, तो इसमें मरीन आएगा। तीसरा देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस emissions are responsible for the ongoing melting of the Arctic. This will result in a loop since greenhouse gases. This will result in a vicious loop. देखो विशियस ही यहां पर जाएगा ना, विशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर हो, बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो। तो विशियस लूप, जैसे कि ये मेल्टिंग ऑफ द आपका आर्कटिक के अंदर आइस हुआ है, तो सीवियर लूप क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमोस्फेयर के अंदर, तो विशियस ही जाना चाहिए इसमें। अगला, vicious loop since greenhouse gases trap the heat in the atmosphere and the additional emissions may the global warming process. Additional emissions may hinder, repress, restrain या accelerate. Accelerate होगा ना भाई, जो एडिशनल एमिशंस हो रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस और ज्यादा तेज हो सकता है, एक्सक्लरेट आएगा इसके अंदर। अगला, this may offer us hope that we will able to leave a green planet to our future generations who presently appear to face क्या, extinction। future generation extinction की कगार पर है, presently appear to face extinction। देखो कॉन्टेक्स्ट इस पैसेज के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और उसके जो प्रभाव है उसके ऊपर, उनके सीवियर इंपैक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है। और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस इसमें यूज करा है, दिस में ऑफर अस होप that we will be able to leave a green planet to our future generations। इसमें बात हो रही है कि हम एक होप पर आए कि हम ग्रीन प्लैनेट फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़कर जाएं, जो कि अभी फेस कर रही है मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि ऑनगोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज है। तो एक्सटेंशन वाला वर्ड नहीं जाएगा इसके अंदर यार, यही तो इसमें आपका बता रहा है ना कि जो सीवियरिटी है, एनवायरमेंटल थ्रेट है जो कि फ्यूचर जनरेशंस को फेस करनी पड़ेंगे, जिससे कि कंप्लीट लॉस हो सकता है, अपीयर टू फेस, उनको एक्सटेंशन खत्म हो सकता है वो अगर इन पर काम नहीं करा गया तो, दैट अपीयर टू फेस एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशन आएगा यहाँ पर। तो ये था भाई।